बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTV न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज हमारे साथ स्टूडियो में तबादला ख्याल करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। दुरानी साहब, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर, उनके घर पहुँचे और बड़ी क्या साराइयाँ थी और बड़ी जो बातें की जा रही थी कि हो सकता है अवामी एक्शन कमेटी के लोग जो हैं वो फैसल राठौर को नाकाम करने के लिए निकल पड़े हैं और बहुत सारी बातें हुई थी। रिकॉर्ड में एक इनका प्रोग्राम हुआ था, उसमें बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हुई और उसके बाद जो है ना बड़ी वो हलचल मच गई थी। लेकिन फैसल राठौर ने बड़ा अहम इकदाम उठाया कि वो शौकत नवाज़ मीर के घर पहुँचे और उनको यकीन भी दिलाया कि हम जो है ना जो मायदा हुआ है मुकम्मल तौर पे उसकी पासदारी होगी। इसके साथ साथ दुरानी साहब आज हम अपने प्रोग्राम में इस पे भी तबादला ख्याल करेंगे कि जिस तरह अब दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और आगे 2026 है और 2026 इलेक्शन का साल है आज़ाद कश्मीर में और ख़ासकर वहाँ पे दो बड़ी जमातें इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर मैदान में यही होंगी। इस दफ़ा PTI का मामला तो लग नहीं रहा कि उस तरह वो जिस तरह पहले था वो हो, क्योंकि वो बड़ा अताब का शिकार है। तो अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और शाह गुलाम कादर साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए आज़ाद कश्मीर असम्बली में और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। आज उनके खावड़ा से एक मेंबर हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के राजा साकिब मजीद, उन्होंने मुलाकात की है वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम से, वज़ीर उमूर जो हैं वज़ीर उमूर कश्मीर। अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएँ, लेकिन लग नहीं रहा है वो, क्योंकि वो सरदार अतीक साहब के दामाद हैं और उनकी मशावरत के बगैर तो मेरे ख्याल से वो कोई अमल नहीं कर सकते। हो सकता है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की और नून लीग की इत्तेहाद के हवाले से कोई बात की गई हो या हो सकता है वो शामिल भी हों। और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो अनवारुल हक हैं उनके हल्के से मेंबर से अली ज़ुल्करनैन, जिन्होंने उनकी जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, राजा ज़ुल्करनैन साहब के जो साहबजादे हैं, अब उन्होंने भी ऐलान किया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब अनवारुल हक के लिए भी वहाँ उस हल्के में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये बताएं कि जिस तरह फैसल राठौर साहब गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे शौकत नवाज़ मीर साहब के घर, तो ये बगैर एजेंडे के पहुँचे हैं, मतलब कोई इस तरह की मुलाकात तय नहीं हुई थी। तो उन्होंने जाकर उनको यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो भरपूर पूरे किए जाएंगे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया राय साहब। पहली तो बात ये कि वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर साहब ने सरप्राइज विजिट किया, सरप्राइज विजिट बिल्कुल, शौकत नवाज़ मीर साहब के घर। और शौकत नवाज़ मीर साहब खुद बड़े हैरान और परेशान थे जी कि अचानक, क्योंकि उनको वज़ीर तालीम दीवान चुगताई साहब ने जो है वो कॉल करके कहा कि मैं आपके घर चाय पीना चाह रहा हूँ। अच्छा, शौकत नवाज़ मीर को कहा? तो दीवान चुगताई साहब ने ये नहीं उनको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म भी आ रहे हैं। तो फिर जब वो उनके घर पहुंचे तो अचानक वज़ीर-ए-आज़म का स्कॉट भी साथ था और फिर वज़ीर-ए-आज़म भी नमूदार हुए अपनी गाड़ी से। अब इस पे जो है ना वो बड़ी क्या सराइयाँ और चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं इस मुलाकात पे। सही। पहले ये बात है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने हेल्थ कार्ड समेत बहुत सारे जो एक्शन कमेटी के मामला जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के मुतल्लिका थे जी, वो उन्होंने काबीना इजलास में उनकी मंजूरी दे दी। हाँ कि सर उस काबीना का इजलास हुआ और वो सारी दुनिया को पता चल गया कि एक्शन कमेटी के मुतालबात पर अमल दरामद शुरू हो गया है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब का अचानक वहाँ जाना, और ये अच्छी बात है। देखें, सियासी जो रवादारी होती है और मैं समझता हूँ कि सियासत में इस तरह की रवादारी जो है वो कायम और बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। और एक्शन कमेटी जो है वो एक हकीकत भी है, तो उसके पीछे अवाम की ताकत है ऐसे ही। लेकिन ये है कि उसमें दो पहलू हैं। एक तो ये था कि जब एक्शन कमेटी के मुतालबात पे काबीना ने मंजूरी दे दी, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को उनके घर जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? या एक तो है कि वो जेस्चर देने के लिए गए, गुड जेस्चर के लिए, लेकिन वो जेस्चर इस तरह भी दिया जा सकता था कि वज़ीर-ए-आज़म शौकत नवाज़ मीर को अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला के, खाने पे बुला के कहते कि ये नोटिफिकेशन है या ये मंजूरियाँ ये हम आपको बता रहे हैं। इससे एक जो तबका है वो इस चीज़ को नेगेटिव ले रहा है कि कल यही एक्शन कमेटी जो है वो कहेगी कि हुक्मरान तुम्हारे दरवाज़ों पे आके जो है ना सजदे करते रहे।
वज़ीर आज़म जो है वो बगैर जो है बताए जो है हमारे दरवाज़ों पे आते रहे, बुलाया है हमारे, लेकिन मेरे ख्याल से स्टेट का एक देखें वज़ीर आज़म जो है ना, फैसल राठौर साहब की बात नहीं है, मैंने उस दिन भी कहा था ये स्टेट के वज़ीर आज़म की बात है, बिल्कुल ये कुर्सी की बात है, इससे उसकी इज्जत एहतराम की बात है। शौकत नवाज मीर के घर जाना, बाकी किसी घर जाना, वो अलग मामला है। लेकिन जब इससे मेरे ख्याल से उनके इज्जत और एहतराम में इजाफा हुआ है। वो तो उनकी ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ फैसल राठौर साहब को सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अच्छा मौका मिल गया कि उन्होंने एक्शन कमेटी को जो है वो एक लिहाज से कंट्रोल करने का एक मैसेज दिया, जिसकी बुनियाद पे ही उनको वज़ीर आज़म भी बनाया गया था शायद कि वो एक्शन कमेटी के साथ बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं, और उनके क्योंकि ताल्लुकात हैं तो इसलिए वो शायद एक्शन कमेटी को जो है वो बेहतर तरीके से जो है डील कर सकते हैं। तो एक तो ये फ़ायदा है कि पॉलिटिकली कि उनके दरमियान जो है ना कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले तो अनवार उल हक साहब कुछ सरकारी अफसरान के जरिए एक्शन कमेटी के साथ मामलात राब्ता रखते थे। अच्छा, लेकिन अब ये है कि फैसल राठौर साहब ने बराह रास्त राब्ता, क्योंकि खुद वो चेयरमैन थे जब वजीर कमेटी के चेयरमैन, बिल्कुल, तो उस वक्त वो मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन थे एज ए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट। तो अब ये आने इसकी अब बहुत ज़्यादा जो है ना कोई पजीराई कर रहा है, कोई इसके खिलाफ नेगेटिव इम्पैक्ट है, कोई एक्शन कमेटी के खिलाफ बात कर रहा है, एक्शन कमेटी के अंदर से भी बातें हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ एज ए होल इसको देखा जाए तो ये एक अच्छी पॉलिटिकल मूव है फैसल राठौर साहब की, बिल्कुल ऐसे ही कि उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो एक ना सिर्फ एक्शन कमेटी के मुतालबात मामलात पर एक तो ज़बानी जमा खर्च प्रैक्टिकली उन्होंने काबीना से मंजूरी भी ले ली, जिस तरह हेल्थ कार्ड का इजरा हो गया, मंजूरी हो गई, और उसके साथ ये हुआ कि एक्शन कमेटी ने जो उनके खिलाफ 2-4 दिन पहले इतना जहर उगला, एक बयानिया बनाया जा रहा था, उसका भी वो फैसल राठौर साहब ने वहाँ जाकर जो है वो एक लिहाज से एक जवाब दिया, बिल्कुल, कि मैं जो है ना पॉलिटिकली जो मेरी तरबियत हुई है या मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या मेरे वालिद की जो लेगेसी है जी, उसका जवाब जो है वो इस तरह जो गाली से नहीं दिया जाता। सही बात है, उन्होंने वो उसके जवाब में उनके घर जाकर ना सिर्फ मुतालबात पूरे करने के बाद वो गए, अगर वो पहले जाते तो शायद ये होता कि वज़ीर आज़म ने दबाव में आके जो है ना वो कर दिया। आप या को डील करने गए हैं, आप क्योंकि उन्होंने काबीना से सारे मुतालबात और उनके जो जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड था उसके ऊपर मंजूरी दे दी, उसके बाद वज़ीर आज़म का जाना जो है वो बनता था, लेकिन बनता तो था शौकत मीर का कि वो आते वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करने वज़ीर आज़म हाउस में, लेकिन वज़ीर आज़म ने कमाल जो है वो पहल कर दी, नहीं देखें कमाल हिकमत अमली और सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए खुद ही वो जो है चले गए, और उन्होंने मतलब इससे पहले कि वो आते ये इन्होंने कहा जी नहीं, उससे वो खुद चले गए और उन्होंने जाके एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक्शन कमेटी को एक बड़ा पैगाम दिया, बहुत बड़ा पैगाम दिया, और इससे अच्छा है, ये गुड स्टार्ट है, आगे भी अल्लाह करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जो है वो एक्शन कमेटी को मुश्तिल कर रहे थे और कुछ चाह रहे थे कि वो जो है वो वज़रा की मतलब फैसल राठौर की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए साजिशें शुरू हो रही थी, और कुछ चाह रहे थे कि जी वज़रा की तादाद के इशू पे और बहुत सारे मामलात पे जो एक्शन कमेटी दोबारा जो है वो रिएक्शन दे और फिर 2-3 महीने के बाद वो फिर रोडों पे आ जाए। तो मुझे लगता है कि अब ये इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, एक्शन कमेटी के लोग जो हैं वो शामिल हो जाएंगे प्रोसेस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में, जैसे वो वार्ड की सतह पे या यूनियन कौंसिल और तहसील की सतह पे कर रहे हैं तंजीम साजी, तो उससे मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी एक्शन कमेटी। आने वाले इलेक्शन में हो सकता है कि अवामी एक्शन कमेटी बाज़ाब्ता जमात के तौर पे सामने आएगी, क्योंकि उनको पता चल गया है ना कि उनके पीछे अवाम की ताकत है, कुव्वत है। अब बहुत सारे लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप अपनी एक सियासी जमात बना के इलेक्शन में कूद पड़े। बहुत दफ़ा हालांकि शौकत नवाज मीर साहब ने इसका जिक्र भी किया है कि हम इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएंगे ना, लेकिन वो जो एक्शन कमेटी के जो इक़दाम है उससे लग रहा है कि वो सियासी जो है उनका एजेंडा है। हो सकता है बिल्कुल, देखें इसमें कोई वहीद नहीं है और आ सकते हैं वो। अच्छा दुरानी साहब, बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म अनवार उल हक विमर से जहाँ से वो लड़ते हैं और जहाँ से वो कामयाब हुए थे,
اور وہاں راجپوت ووٹ کا جو ہے نا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ الیکشن میں بھی علی ذوالقرنین راج ذوالقرنین صاحب کے فرزند ہیں, بڑا اہم کردار ادا کیا تھا ان کی جیت میں انہوں نے. اور اس دفعہ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں خود الیکشن لڑوں گا. پیپلز پارٹی کے جو چودھری ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر گئے تھے, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں. وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو کے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑیں گے, یا کسی اور جماعت سے, یا کوئی آزاد لڑنے کا فیصلہ کیا؟ اعلان تو انہوں نے کر دیا کہ میں لڑوں گا. تو اس سے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ان کا سیاسی مستقبل, مطلب وہ کس جماعت میں جانے کے لیے پر تول رہے ہیں, اور پھر انوار الحق صاحب کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں وہاں سے. دیکھیں راجہ علی ذوالقرنین جو ہیں وہ, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ وہ خود الیکشن لڑنے میں اتنا ان کی دلچسپی کبھی نہیں رہی. جی اس دفعہ بڑی ذوالقرنین صاحب جو ہے, راجہ ذوالقرنین صاحب, انہوں نے الیکشن لڑے ہیں اپنی زندگی میں, لیکن علی ذوالقرنین صاحب ان کی تربیت کیونکہ ایسا پرتعیش قسم کے آسائشوں والے ماحول میں ہوئی, تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے الیکشن لڑنا. اچھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ نے کہا بھی کہ ہالی ووڈ کے راجپوت ہیں تو یہ مشکل ہے ان کے لیے. لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو 2.5 سال میں جو رویہ رکھا انوار الحق صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم, جی, اور ان کے ساتھ بالکل جو ہے نا انہوں نے ایک لحاظ سے ان کو نو لفٹ کا ان کے لیے بورڈ لگایا. حالانکہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ اگر راجپوتوں کے ووٹ نہ ملتے تو کبھی الیکشن نہیں جیت سکتے. بالکل, آپ کو پتا ہے وہاں طارق فاروق صاحب کی بڑی فوٹنگ ہے. بالکل. اب سینیریو یہ بن رہا ہے کہ جو حلقہ 7 بمبر ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ L7 میں طارق فاروق صاحب جو ہے وہ بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ کے. بالکل. اور پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ انوار الحق صاحب جا سکتے تھے, لیکن انوار الحق صاحب کا راستہ روکنے کے لیے پیپلز پارٹی میں علی ذوالقرنین صاحب کو کھڑا کر دیا گیا. یہ آپ دیکھیں نا کہ ایک بساط بچھائی جا رہی, سیاسی بساط. یعنی اگر علی ذوالقرنین صاحب الیکشن لڑیں یا نہ لڑیں, لڑنا تو انہوں نے اب آئی ہے, انہوں نے اعلان کر دیا, ٹھیک ہے نا. بالکل. اب ادھر وہاں کی سچویشن یہ ہے کہ جو راجہ ذوالقرنین صاحب یا ان کی فیملی ہے یا راجپوتوں کے جو ووٹ ہیں, وہ اگر کسی ایک امیدوار کو پڑھیں تو وہ اس کی جیت میں, یا کسی دوسرے کے مخالف پڑھیں تو اس کی ہار میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ڈسائسو رول جس کو کہتے ہیں. اب اگر علی ذوالقرنین صاحب خود الیکشن لڑتے ہیں تو وہاں پہ سینیریو یہ ہوگا کہ جاٹوں کے ووٹ تقسیم ہوں گے, کیونکہ جو انوار الحق صاحب ہیں وہ بھی الیکشن لڑیں گے جاٹوں کی طرف سے. اور میں ویسے آپ کو ایک خبر اندر کی بتاؤں, جو میرا جو مطلب یہ خبر نہیں ہے, میرا تجزیہ سمجھ لیں یا میں اس کو ایک لحاظ سے سمجھ لیں کہ میرا وجدان کہتا ہے. چڑیا تو نہیں رکھی ہے؟ نہیں, وجدان جو ہے, میں نے کہا آپ کی چڑیا نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب الیکشن نہیں لڑیں گے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ حالات جو ہے نا وہ بڑے خراب ہیں. انوار الحق صاحب شاید اس دفعہ الیکشن چھوڑ دیں, جس طرح انہوں نے 2016 میں چھوڑا تھا. اچھا. پھر وہ جب حالات دیکھتے ہیں کہ ان کی فیور میں پھر الیکشن لڑتے ہیں. اچھا. تو خیر اگر تو انوار الحق صاحب الیکشن لڑتے ہیں, چودھری طارق فاروق صاحب الیکشن لڑتے ہیں, اور پھر انوار الحق صاحب کی فیملی میں سے کوئی ان کا بھائی بھی الیکشن لڑتا ہے, تو پھر جاٹوں کے ووٹ ہو جائیں گے تقسیم. تو پھر علی ذوالقرنین صاحب کا بھی راستہ کلیئر ہو سکتا ہے, وہ الیکشن ون بھی کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, طارق فاروق صاحب بھی لڑیں گے, اور اگر انوار الحق صاحب بھی لڑیں گے, اگر انوار الحق صاحب نہیں بھی لڑتے ہیں تو جاٹوں کے اور اگر امیدوار سامنے آتا ہے پھر بھی ووٹ تقسیم تو ہوں گے ان کے. تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جاٹوں کے اگر تقسیم ہوتے ہیں ووٹ تو راجپوت جو ہیں وہ یونائٹ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ راجپوتوں کا الیکشن بنتا ہے. بالکل. بمبر میں. تو اس لیے ابھی تو بہت ارلی ہے اس پہ بات کرنا, لیکن راجہ علی ذوالقرنین صاحب کا الیکشن میں آنے کا اعلان کرنا یہ بڑا خوش آئند ہے. اچھا. کیونکہ میں تو بار بار ان کو مشتعل کر رہا تھا, اشتعال دلا رہا تھا کہ وہ کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے, لیکن انہوں نے آخر اعلان کر دیا الیکشن لڑنے کا. اب یہ کہ آنا چاہیے میرے خیال سے اپنے والد صاحب کی جو ہے لیگیسی کو لے کے چلنا چاہیے. راجہ علی ذوالقرنین صاحب کا یہ ہے کہ ان کا مزاج نہیں ہے الیکشن والا. اچھا. وہ بڑے آہستہ آہستہ آ جائیں گے, بڑے کھلے ڈلے مزاج کے لوگ ہیں, وہ پیار محبت والے. دیکھیں وہ ان کے فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے نا کہ مطلب وہ اس طرح کی یہ مخالفتیں اور ان چیزوں میں یہ سازشوں پہ اس طرح یہ نہیں پڑھ سکتے. لیکن ظاہر اب ان کو بادل ناخواستہ شاید الیکشن لڑنا پڑے. صحیح. تو اگر الیکشن لڑیں گے تو پھر اچھا خاصا وہ ٹف ٹائم دیں گے پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کے طور پہ,
नून लीग को भी और अनवार उल हक साहब को भी। और अनवार उल हक साहब के लिए तो अब रास्ते बहुत ही मसदूर होते जा रहे हैं। पीटीआई भी उनको शायद ना ले, तो अगर उन्होंने शायद वाली बात ही नहीं है, लेगी अगर उन्होंने वो जो उनके लोग हैं सपोर्टर इदारा, अगर उनका सहारा लिया, इदारे का सहारा, सही, तो फिर शायद उनके लिए जगह बन जाए। नहीं, फिर उनके लिए शायद जगह बन जाए, नून लीग का टिकट उनको मिले समानी से, अलका समानी से। अच्छा अच्छा, तो फिर वो अलका समानी की तरफ अली शान सोनी के मुकाबले, अली शान सोनी के मुकाबले में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक अलका समानी में जो है वो मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट नहीं है उस तरह। राजा मकसूद साहब थे, तो वो अब इस तरह की पोजीशन है कि शायद वो इलेक्शन इस दफा उनको बरादरी ना लड़ाए। सही, तो वहाँ पे भी राजपूतों की और जाटों की लड़ाई है। तो आप देखें कि वहाँ जो है ना वो एक हल्का है जहाँ पे अनवार उल हक साहब की जगह बन सकती है। वो भी अगर वो लोग साथ हों, इदारा साथ हो, बिल्कुल, और वो उनको टिकट दिलवाए मुस्लिम लीग नून का। इदारा कौन सा? खलाई इदारा, खलाई मखलूक। तो वो अगर उनको खलाई मखलूक अगर वो टिकट देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर वो टिकट दिलवाते हैं तो 2001 में जो है ना पहली दफा अनवार उल हक साहब के वालिद साहब अल्लाह माफ़ करे चौधरी सोबत अली साहब ने भी समानी सिलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनकी जमानतें वहाँ पे जब्त हुई। तो अब इस बार हो सकता है कि अनवार उल हक साहब है तो इंतकामी है बड़े, तो वो समानी के लोगों से इंतकाम लेने के लिए वहाँ इलेक्शन लड़े, और जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ जाए तो फिर समानी के लोग फिर उनसे इंतकाम भी ना ले लें, और अली शान सोनी की फिर लॉटरी लग जाए, सुबह 11 बजे वो इलेक्शन जीत ना जाए पीपल्स पार्टी के टिकट पे। तो हालात जो है ना वो कुछ भी हो सकता है सियासत में। अच्छा, जिस तरह अलका खावड़ा से अभी राय साकिब मजीद साहब हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े रहनुमा हैं, और उनकी मुलाकात हुई है वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम से, और कहा जा रहा है, मतलब क्या सारी की जा रही है कि शायद वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। तो अगर तो मुस्लिम लीग नून में मुस्लिम लीग नून का वहाँ कोई कैंडिडेट इस तरह का नहीं है खावड़ा में, है कोई? नहीं, मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे राजा कयूम साहब याद हैं, जी, जो पहले वजीर भी रहे हैं जी, और उनकी फैमिली में भी लोग हैं, राजा बरार हैं। लेकिन साकिब मजीद जो है वो यंग कैंडिडेट हैं, और मुस्लिम लीग नून चाहेगी कि उनको लेके आए, क्योंकि वो मुतरक और बड़ा एक उनका फाल किरदार है वहाँ के हल्के के हवाले से। तो साकिब मजीद का ये है कि साहब की मुशावरत से, देखें वो मुशावरत तो सियासत तो अपनी अपनी होती है ना, कोई जरूरी तो नहीं है कि जो हालात साकिब मजीद को अपने हल्के में जो पार्टी सूट करेगी वो उसमें जाएगा। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उसने आगे इलेक्शन लड़के देख लिया, ठीक है ना। तो अब अगर मुस्लिम लीग अगर नून लीग के टिकट पे वो वहां से लड़ते हैं तो वहां से मुश्किलात पैदा होंगी जो लतीफ अकबर के लिए। देखें, अगर ये भी हो सकता है ना कि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद हो जाए जी, तो 3-4 सीटें जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नून लीग ऑफर कर रही है उसमें हल्का खावड़ा भी शामिल है, बिल्कुल, उसमें दीरकोट की भी सीट शामिल है। अच्छा, उसमें जो है वो एक पंजाब से महरून नसार साहिबा का भी है कि वो उनको यहाँ से जो है ना टिकट मुश्तरका तौर पे दें, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो सेक्रेटरी जनरल। अच्छा, और उसमें एक आध और सीट भी है। तो 3-4 सीटों पे तो बारगेन हो रही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग के साथ। सही, तो ये तो उनकी पहले से बातचीत जारी कि इंतखाबी तादम ने करना है, तो 3-4 सीटें मुस्लिम लीग उनको देने के लिए तैयार है। अच्छा, और उसमें साकिब मजीद की भी सीट हो सकती है। तो हो सकता है कि सरदार अतीक साहब ये कहें कि साकिब मजीद की तो सीट मुस्लिम लीग अपने खाते में रखे, हमें उसके बदले में कोई और सीट दें, क्योंकि सरदार अतीक साहब भी तो बड़े खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने शायद साकिब को कहा हो कि आप मुस्लिम लीग के कोटे में ही रहें, हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कोटे में कोई और सीट ले लेते हैं इसके बदले में। तो जाहिर है वो घर की सीट हो जाएगी। तो इसलिए अभी देखें ना, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए शाह गुलाम कादर साहब को वोट दिया, बिल्कुल, ठीक है ना। आप देखें और किसी अपोजिशन में किसी मेंबर ने मुस्लिम लीग को नहीं सपोर्ट दी, तो 10 जो मेंबर बने उनके वो सरदार अतीक साहब की वजह से। तो इसका मतलब है कि इनका इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो हो जाएगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग का। और फिर ये बड़ा देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हर हल्के में वोट बैंक तो जरूर है, बिल्कुल है। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक सबसे पुरानी जमात है, रियासती जमात है। तो इसको मेरा ख्याल है लाइव रखना पड़ेगा, वो लाइव रखना उनकी
ذمہ داری بھی ہے اور میرا خیال ہے کہ اداروں کی مجبوری بھی ہے کہ ریاستی جو بیانیہ ہے اس کو مسلم کانفرنس کے ذریعے زندہ رکھا جائے. بالکل تو اس کو آکسیجن دینے کے لیے مسلم کانفرنس کو ان کو مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے وہ 2-3 سیٹیں ان کو سیاسی آکسیجن دینے کے لیے ان کو 3-4 سیٹیں وہ دے سکتے ہیں. بلکہ کچھ حلقوں سے یہ بھی ہم نے سنا تھا کہ مسلم کانفرنس کے ریوائول کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی تھیں. دیکھیں مسلم کانفرنس میں یہ اب جو لوگ ریوائول تو مشکل ہی ہے, پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک ہے, اب آپ دیکھیں ان کے پاس پی ٹی آئی میں جانے کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. بالکل کسی حلقے میں مسلم لیگ کا وہاں پہ کینڈیڈیٹ بڑا اسٹرانگ اور کسی میں پیپلز پارٹی کا, تو الٹیمیٹلی ان کے پاس جو ہے وہ رہ جاتا ہے مسلم کانفرنس کا. اور اگر مسلم کانفرنس میں یہ فارورڈ بلاک کے کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم کانفرنس ٹھیک ٹھاک ایک دیکھیں ماجد خان پارلیمان میں ایک بڑی جماعت بن گئی. ماجد خان جا سکتے ہیں مسلم کانفرنس میں. اکبر ابراہیم کو تو سنا ہے کہ وہ چلے گئے کاف لیگ میں. کاف لیگ اور مسلم کانفرنس ایک ہی ہے نا, اور وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. مسلم لیگ ہوگی, اکمل سرکالہ تو شامل ہو چکے ہیں پہلے مسلم لیگ میں, تو ماجد خان جو ہے وہ مسلم لیگ میں جائیں گے. میری جو اطلاع ہے وہ پہلے کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی میں واپس جائیں, لیکن وہ مشکل لگ رہا ہے. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی میں بھی ابھی شامل ہونے کا جو ہے مکمل طور پر فیصلہ نہیں کیا. تو فائنلی ان کی جو ڈیسٹینیشن ہے یا منزل ہے جو وہ ہے, مطلب فارورڈ بلاک کے لوگ ایسے تتر بتر ہوتے جا رہے ہیں. جاوید باڈی نون لیگ اس میں نہیں تتر بتر ہو گیا فارورڈ بلاک. اب یہ جو ہے نا 33 ارکان کا فارورڈ بلاک جو ہے 33 ارکان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ 3 ارکان پہ آ گئی. تو اب آپ دیکھ لیں ان میں صرف خواجہ فاروق, قیوم نیازی اور ایک آدھ اور کوئی بندہ رہ جائے گا, باقی فارورڈ بلاک تو. لیکن ایک اور بھی بڑی اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کی ابھی تک رجسٹریشن بحال نہیں ہوئی ہے آزاد کشمیر میں. تو اگر ان کی رجسٹریشن بحال نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں نا وہ تو ظاہر ہے وہ اگر نہیں بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑیں تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو تصور ہوتے ہیں نا, جس طرح یہاں پاکستان پہ ہوا ہے. تو وہ آزاد امیدوار کی حیثیت میں آ کے تو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو تو لے سکتے ہیں نا. لوگوں کو تو پتا کہ پی ٹی آئی کے یہی لوگ ہیں. بالکل, تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو آئندہ الیکشن میں آزاد کشمیر میں جب تک پاکستان میں معاملات ان کے بہتر نہیں ہوتے مشکلات کا سامنا رہے گا. بالکل ایسی ہے. دوران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید جو اپڈیٹس آپ سے شیئر کی جائیں گی. اپنا دوستوں کو رشتہ میں خیال رکھیے گا. خدا حافظ.